क्लास 12th के बच्चे, आपको अगले साल टॉप करना है और ईएससी के नाम का डंका आपको बजा करके रख देना है। जेईई मेंस, नीट, चाहे जो भी एग्जाम देना आपको उसमें आग लगा के रख देना है। तो चलिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लास 12th फिजिक्स आज जो है कि शुरू होने वाला है। और ये आप अगर एक बार क्लास कर लेते हैं, अगर एक बार समझ लेते हैं तो देखिए आपको कौन कौन से एग्जाम में, जेईई मेंस का अगर आपको एग्जाम देना है, नीट का देना है, एनडीए का देना है, या कितना लोग बोलता है कि सर मुझे सीडीएस का तैयारी करना, जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया ना, सीडीएस का एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, डिफेंस का ही एग्जाम है एक तरह से ये भी, तो उन लोग के लिए भी ये लेक्चर काम आएगा। और खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए तो कहना ही नहीं, आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बोर्ड एग्जाम में आग लगा के रख दीजिएगा आप लोग। जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, या कोई स्टेट बोर्ड हो गया, जैसे जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मतलब हरियाणा, माने जिस स्टेट से है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग का जो है कि ये लेक्चर कारगर होने वाला है। तो आपका काम बस यही है ना कि वीडियो को लाइक करके और चुपचाप इसका मजा लेते रहें और चुपचाप देखते रहे। और अभी जो है क्लास 12th के बच्चे को अगर सिलेबस नहीं समझ में आता है ना, अब देखिए उनका चेहरा कैसे हो जाता है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, लेकिन अब डर नहीं लगेगा आपको। तो डर नहीं लगेगा तो चलिए देखते हैं भाई क्यों डर नहीं लगेगा। और क्लास 12th के बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप जो है चैप्टर 1 का पढ़ाई कर चुके होंगे। आप इंडिया में जहां कहीं भी रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, आप चैप्टर 1 पढ़ चुके होंगे। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और क्वेश्चन बता करके तब जो है मैं आपके क्लास को आगे लेकर के चलूंगा, याद रखिएगा। तो क्लास 12th के बच्चे एकदम जोश में रहिए, एकदम तैयार रहिए। और क्लास 11th के बच्चे आप लोग भी थोड़ा जोश में रहिए, आप लोग भी एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि आप लोग की बारी जिस दिन आएगी उस दिन आग लगा के रख देना, एकदम याद रखिएगा। तो हल्का मचा के रख देना पूरे यूट्यूब पे एकदम। तो बाकी यही है कि अब जो है हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का डर, भाई साहब ये बड़ी खतरनाक सब्जेक्ट मानता है लोग कि फिजिक्स से बहुत डर लगता है सर, हमको माथा पकड़ लेता है फिजिक्स के नाम से। इतना न्यूमेरिकल आता है ना उसमें, मैं गारंटी के साथ कह सकता कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, आप फिजिक्स में कभी कभी 12th के बच्चों को नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मैक्सिमम बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है फिजिक्स से। लेकिन अब फिजिक्स में कुछ कारण है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सवाल है कि फिजिक्स के डर को कैसे दूर करें। फिजिक्स का नाम सुनते ही लोग माथा पकड़ लेते हैं, लोगों का दिमाग चकराने लगता है। देखिए इस लड़की का क्या कंडीशन हुआ यहाँ पे। लेकिन अब जो है आपको इस समस्या से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप जो है ईएससी के साथ और ईएससी में अनिल देव सर के साथ जो है कि आपका फिजिक्स का यात्रा प्रारंभ होने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पर सबसे खतरनाक वीडियो, सबसे खतरनाक लेक्चर आपको मिलने वाला है अब फिजिक्स के लिए। तो अब जो है आपका ये डर जो है दूर होने वाला है, ये समस्या दूर होने वाला है। डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बिंदास होकर के अपने सिलेबस को पढ़ाई करिए और क्लास 12th में टॉप करके दिखाइए, तब तो मानेंगे ना यार। पास तो सबको ही हो जाता है, तो हमको क्या करना है कि टॉप हो जाना है, याद रखिएगा। तो ठीक है, अब फिजिक्स के डर को कैसे दूर करें, तो ये सीखे साथ अगर आ गए तो डर लगने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेना, हेडक नहीं लेना, जब मैं आपके साथ हूं तब। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस तो सबको मालूम होगा, 12th का सिलेबस क्या है भाई फिजिक्स का, ये बात होता है। देखिए ना फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे चीज के बारे में पढ़ाई करना है ना क्लास 12th में, कुछ दिखता ही नहीं है। चार्ज पता ही नहीं चलेगा कहां गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खाली चार्ज चार्ज चार्ज, आवेश आवेश आवेश। टीचर पगला के रख देता है विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव। और हकीकत है कि बच्चों को इसका मीनिंग समझ में ही नहीं आता है, क्या है ये चीज एक्चुअली। अब जो है आपका डर दूर होने वाला, आपका समस्या दूर होने वाला है। तो देखिए सिलेबस की बात करें क्लास 12th फिजिक्स का भाई साहब, तो आपको टोटल जो है 14 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है। आपको टोटल का टोटल कितना है, 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, याद रखिएगा। और अगर 14 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है इसमें टोटल, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। देखिए इसमें क्या है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। हिंदी में बोल दे रहा हूं तो आप भी लिखते चलिएगा, हिंदी वाले विद्यार्थी। इसका हिंदी होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर हो गया आपका। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर वैद्युत विभव, और इसको बोलते हैं धारिता। और एक बात की और गारंटी मैं देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप सारे क्लास को कंटिन्यू करिएगा। तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाम है इसका विद्युत धारा, 10 क्लास में पढ़ के आते हैं आप इस चैप्टर को। उसके बाद है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कि गतिशील आवेश और चुंबकत्व। उसके बाद क्या है आपका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब कि
चुंबकत्व एवं पदार्थ यानी द्रव्य, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद अल्टरनेटिंग करेंट जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं अभी, सब लोग तैयार रहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, बड़ा खतरनाक बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये। आपके घरों में जो करंट आता है ना वो एसी करंट आता है भाई साहब, और एसी करंट एक्चुअली में कैसे वर्क करता है ना हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे ना, 7वां चैप्टर में। उसके बाद आपको पढ़ना रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना, वही दर्पण के बारे में पढ़ना, मिरर के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश को समझना, लाइट को समझना इतना आसान नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एडवांस लेवल तक समझेंगे। जेईई मेंस, नीट, दुनिया जहां सब आपको गजरा लगेगा, लेकिन ठीक से पढ़ने के बाद आपको सारा सिलेबस टच करूंगा मैं, और अच्छे से डीपली टच करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब कि विकिरण का द्वैत व्यवहार, और बाकी यही है विकिरण और पदार्थ का द्वैत व्यवहार। उसके बाद एटम, एटम माने परमाणु, उसके बाद न्यूक्लियाई माने नाभिक। 11th के बच्चे अभी आप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड, थॉमसन, दुनिया जहान। तो भाई साहब याद रख लीजिए, क्लास 12th में एक चैप्टर है ना एटम, तो यहां भी काम आएगा। और एक न्यूक्लियाई यानी नाभिक नाम का भी एक चैप्टर है, परमाणु के अंदर नाभिक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, तो वो भी एक प्रकार का चैप्टर है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। नाभिक एक चैप्टर बन गया, आप समझिए कि उसके अंदर क्या पढ़ना होगा। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि नाभिक बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन अब एक चैप्टर बन गया भाई साहब, बड़ा खतरनाक बात है। और उसके बाद है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और अर्धचालक से बने हुए बहुत तरह से उपकरण, बहुत तरह के यंत्र के बारे में, मशीन के बारे में। ये हो गया टोटल 14 चैप्टर। तो सिलेबस बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सिलेबस जान चुके हैं। अब बहुत सारे लोग तो कितना चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं भाई साहब। ये देखिए किस प्रकार से ना चार्ज, यहाँ पे स्पार्क निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, चिंगारी निकल रहा है। ये चार्ज क्लास 12 के बच्चों को रुला के रखने वाला है, ये चार्ज स्पार्क। सारे लोगों को राधे 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 राधे। सब लोग क्लास 12 के बच्चे आइए और वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिए भाई, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं मिलने ही वाला नहीं है आपको। अब चलिए क्लास 12 के बच्चे तैयार हो जाइए, और मैं पहले आपका टेस्ट करूंगा। जिस प्रकार डॉक्टर इलाज करने से पहले आपकी जांच करता है, ब्लड चेक करता है, आपका यूरिन, माने सारा बॉडी का चेक करता है पहले कि भाई इसको बीमारी क्या है। अगर बीमारी पकड़ लिए तो इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं और सबका आंसर आपको देना है। बायोलॉजी भी चलेगा, सारा कुछ चलेगा, सारा क्लास चलने वाला है। अब चलिए बताइए क्लास 12 के बच्चे जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। जो जो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, सारे लोग आंसर दीजिएगा मुझे। पहला सवाल है, आप लोग देखिए, डरिएगा मत सवाल को देखे कि सर सवाल बहुत टफ है और मैंने पढ़ा नहीं है सर, तो कैसे बताऊं सर, मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा चैप्टर 1 निकल गया सर, लेकिन मुझे चैप्टर बुझाया ही नहीं और मुझे डर लग रहा है, मेरे दिमाग में टेंशन बन गया है सर, अब कैसे होगा। तो इसी का इलाज करने के लिए मैं आया हूं, इसी का इलाज करने के लिए आपका ईएसी आपके साथ आया है और आपका लाइव क्लास शुरू किया है। तो चलिए पहला सवाल मैं देखता हूं और इसका आंसर कमेंट करिएगा सारे लोग। बोल रहा है कि इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देन वी ट्रीट देम एज, यदि आवेशित वस्तुओं का जो आकार है ना उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है तो हम उन आवेश को क्या मानते हैं। चल इसका आंसर कमेंट करिए सारे लोग। हम उन आवेश को क्या मानते हैं, क्लास 12 के बच्चे कमेंट करिएगा, शर्माइए मत। आप कहां से पढ़ाई कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया के किसी कोने से पढ़ाई करिए। चलिए बहुत लोग का आंसर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, जब कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए 2 आवेशित वस्तु है और इसके बीच का दूरी बहुत बड़ा है, इसके बीच का दूरी बहुत ज्यादा है और इस दूरी की तुलना में ये आवेश बहुत छोटे हैं, तो इनको याद रखिएगा, मानते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज। आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट चार्ज, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। और सबका आंसर आना चाहिए यार, क्यों आप लोग सबका आंसर नहीं आ पा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बिंदु आवेश। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको कि दुनिया के किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना तो आप वहां से हार के तो नहीं आइएगा। इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको लाइव क्लासेस में, याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा और दूसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, सारे लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा प्रति इकाई आवेश बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश बल, ये देखिए प्रति इकाई आवेश लगने वाला बल, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश में द फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए।
आज 11th का क्लास नहीं चलेगा, 11th का क्लास आपका कल चलेगा। तो वीडियो को लाइक करके जिंदगी का मजा लीजिए और डरिए मत। प्रति इकाई आवेश लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन से मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास 12th के कौन कौन सा बच्चा सही ट्रैक पे चल रहा है, मतलब चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ उसको समझ भी ले रहा है और सवाल भी बना ले रहा है, ताकि मैं उसके आगे उसका इलाज कर सकूं। चलिए जल्दी से बताइए। याद रखिएगा, द फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसका जिसका है सबका सही है। सी वाला सही है भाई साहब, चांदनी का सही है, कुमकुम का सही है, अजीत का भी सही है, लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। लेकिन सनी कुमार मेहता का गलत हो गया, अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया ना भाई। विद्युत विभव तो अलग चीज होता है, विद्युत विभव को समझना इतना आसान नहीं है। अगर 100 बच्चा फिजिक्स पढ़ता है ना, तो 100 में 10 बच्चा को समझ में आता है विद्युत विभव एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। याद रखिएगा, उसको नहीं बोलते हैं ना प्रति इकाई आवेश। देखिए, अगर मान लीजिए आप खुद समझिए कि Q आवेश पे लगने वाला बल है अगर F, तो इकाई आवेश पर कितना बल लगता है? F/Q लगता है। और ये जो F/Q है, इसको तो आप विद्युत क्षेत्र बोलते हैं ना भाई साहब। आपको मैं एक एक फॉर्मूला जब बताने वाला हूं तो डरते क्यों हैं आप लोग? एक एक फॉर्मूला हम लोग पैदा करने वाले हैं यार, रटना है ही नहीं। अगर मैं हूं तो आपको रटना नहीं है, रटना छोड़ दीजिए सारे लोग। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये तो ठीक है, अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूं तो भी मत डरिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन अभी आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। यह है आपका अगला सवाल। तो जो लोग तेज तरार समझते हैं भाई साहब, बना करके दिखाइए हमको अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन को 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। ये सवाल अगर आपने सही बताया, सनी लव यू टू, और क्लास रेगुलर करिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। दुनिया के किसी कोने से आप रह करके क्लास कर रहे हैं तो डरना नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, यही तो देखिए विद्युत क्षेत्र ये हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख दिए, ला करके इलेक्ट्रॉन को रख दिए, तो अब इस पर एक फोर्स लगेगा भाई, और फोर्स लगेगा तो इधर जाके ये आकर्षित, मतलब कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना, उस पर एक चार्ज, उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक बल लगता है। इसका आंसर लेकिन कोई दे नहीं पा रहे यार आप लोग। उसका फॉर्मूला क्या होता है यार? F/QV होता है ना। इस फॉर्मूले से तो बनाना इस क्वेश्चन को। अगर ये भी फॉर्मूला नहीं मालूम है तो दिक्कत है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, E का मान दिया है 10 के पावर 4। तो आपका आंसर सोल्व करिएगा तो कितना न्यूटन आएगा? तो 1.6 गुना 10 के पावर -15 न्यूटन। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन सी सही है, आपका ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लास 12th के बच्चे, अगर अभी से डर लग रहा है ना, अगर अभी से ही अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा आपको भाई साहब। जिसका सी आपका डी आ रहा है ना इसमें ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसका डी आया उसका बिल्कुल सही है। 1.6 गुना 10 के पावर -15 आंसर होगा ना, -15 वाला ऑप्शन सही होगा। डी सही होगा इसका, डी। भाई साहब क्लास 12th में पढ़ाने वाला हूं। इंडिया में सबसे हार्ड, सबसे टफ अगर बोर्ड का कोई पढ़ाई है तो क्लास 12th है। क्या समझते हैं अपने आप को? चल इधर देखिए, जल्दी आइए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। चौथा क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे लोग। ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, आपको बताना ऊर्जा घनत्व का सूत्र, द एनर्जी डेंसिटी। भाई साहब एनर्जी डेंसिटी को दिखाते हैं छोटका यू से, और ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। मैंने फिलहाल में पढ़ा है ना कैपेसिटर वाला चैप्टर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी नाम का भी एक चीज होता है। सारे लोगों को गुड इवनिंग। सुप्रिया गुड इवनिंग। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, चौथा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है छोटा यू का? ऑप्शन आपके पास है लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बहुत दुख की बात है भाई साहब। अगर अभी भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्या करिएगा आप? 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2 गुना एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा, आपका जो चौथा क्वेश्चन है ना, उसमें एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं।
एनर्जी डेंसिटी का अगर टॉप करना है तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं सारे को पढ़िएगा। टॉप करने से कोई नहीं रोकता, बोर्ड में टॉप करना बहुत आसान होता है यार। मुस्कान सी ना 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 ना, ये चौथा का आंसर याद रखिएगा। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर। मतलब यही हुआ कि आप लोग को अभी फिजिक्स पूरी तरह से समझ में नहीं आया है भाई साहब, फिजिक्स जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, जल्दी से बताइए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युत क्षेत्र ई का स्क्वायर भाई, बी सही है ना इसमें। तो आप सी डी कैसे मार रहे हैं इसमें, ठीक आपका बी ऑप्शन सही होगा। लाइक नहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। डायग्राम के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कैसा होता है भाई। पता नहीं आप लोग का ध्यान कहां है, पढ़ाई कर लिए, कोई डाल्टनगंज पढ़ा, रांची पढ़ा, इधर उधर बहुत सारे बच्चे इसमें है शामिल, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे, कैसे होगा काम। तो ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है एनर्जी डेंसिटी का, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन से ये पता कर ले रहा हूं कि आपका लेवल अभी क्या है और मुझे स्टार्ट कहां से करना है, याद रखिएगा कहां से स्टार्ट करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा एडवांस रहेगा, लेकिन पांचवा क्वेश्चन तो एकदम आसान है, एडवांस नहीं है भाई। पांचवा वाला क्वेश्चन तो एडवांस नहीं है आपका। बताइए आंसर, पांचवा का आंसर बताइए। टॉप करना है ना अगले साल। बहुत आप लोग पढ़ाई करते हैं, ईएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर करके आग लगा दिए, मार्केट के सारे लोगों में एक खौफ बना दिए यार आप लोग। मार्केट के सारे लोग टेंशन में कि ईएससी के बच्चे और ईएससी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे बच्चों ने तो आग लगा के रखा यार एकदम। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, मतलब किसी आवेशित चालक के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होता है बताइए। क्या जीरो होता है क्या सतह पर, या परपेंडिकुलर होता है सरफेस के यानी सतह के लंबवत होता है, या फिर टेंजेंशियल टू द सरफेस यानी सतह के स्पर्शी होता है, या फिर अनंत होता है। बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। अगर इसका आंसर नहीं बता पाए हैं, अगर इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, मतलब बहुत ही दुख की बात है। क्लास 12 के बच्चे आप कहीं से पढ़ाई करिए, बहुत ही दुख की बात है। मैं मान के चलूंगा कि आपका बेस एकदम कमजोर है और मुझे जीरो लेवल से पढ़ाना पड़ेगा, फिर एकदम जीरो से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आंसर देख रहा हूं सबका, ऐसा मत सोचिए कि सर आंसर नहीं देख रहे भाई साहब। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र हमेशा जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, सतह के लंबवत होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी नंबर सही हो गया। जैसे अगर यह कोई चालक है मान लीजिए और इसमें कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है ना बाहर। तो जब निकलती है तो कैसे निकलती है भाई, तो याद रखिएगा तो हमेशा जो है सतह के लंबवत निकलता है। याद रखिएगा, देखिए निकल रहा है ना विद्युत क्षेत्र, इधर प्लस से निकलता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और ये परपेंडिकुलर होता है ना, हमेशा ये लंबवत निकलता है सतह के, याद रखिएगा। अरे भाई साहब क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत किया मैंने कहानी का, अभी बहुत कुछ बाकी है साहब पढ़ने के लिए। और जो आप लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं ना, इतना भयानक पछताना होगा आपको, क्योंकि क्लास 12 आगे के लिए एक बेस तैयार करता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है इसका, जिसका बी है सही आया, बी वाले सही हैं आप लोग। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बना दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दिया हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है और जिसका क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वह जो है अपना तैयारी को जिला टॉपर बनने के लायक, तो अभी तुरंत उसका मतलब ये अभी है उसका तैयारी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लायक उसका तैयारी है, जिला टॉपर बनने लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे बताइए कि कैसे होगा। बोल रहा है कि 3 समकेंद्रक धात्विक गोलाकार खोल यानी खोखला गोला है, जिनका त्रिज्या कितना है, r है, 2r और 3r है, और उस पर आवेश किस अनुपात में है, तो Q1 Q2 Q3। लेकिन ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये जो है आपका इसका अनुपात है Q और है 2Q और यहाँ पे अनुपात है आपका 3Q, इस तरह से है। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से सारे लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल को टाइप करने में। तो Q 2Q और 3Q है यहाँ पे आपका क्या, तो आवेश। और यदि इनका सतह आवेश घनत्व, ध्यान से इस वर्ड को समझिए, सतह आवेश घनत्व समान है, तो फिर आपको सॉरी यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 ही है यहाँ पे जी, इसको छोड़ दीजिए। तो Q1 Q2 और Q3 है, मान लीजिए इन पर चार्ज है, ध्यान से देखिए Q1 Q2 और Q3 है।
तो आपको बताना है कि Q1, Q2 और Q3 का अनुपात क्या होगा। यानी 3 गो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है जिनका रेडियस कितना है, R है, 2R है और 3R है, और उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर चार्ज, यानी Q1, Q2 और Q3 का रेडियस पूछा आपसे। और एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा सा। 11th वाले बच्चे जोश में रहिए, सारे लोग जोश में रहिए, 12th वाले बच्चे भी जोश में रहिए। तो भाई साहब 2 शब्द जिनको मालूम है उसी से यह सवाल बनेगा, लेकिन अनिल सर जब आपको पढ़ा देंगे तो आप सवाल को कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी आग लगा सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए कैसे, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है इनका त्रिज्या पे, और उसके बाद इनका चार्ज का जो रेशियो है उस पर ध्यान देना है। और बोला है कि इनका सतह आवेश घनत्व समान है। सतह आवेश घनत्व क्या होता है भाई साहब, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 3 स्फीयर मानिए, देखिएगा सब लोग, ये हो गया पहला स्फीयर, ये हो गया दूसरा स्फीयर, और ये हो गया आपका तीसरा स्फीयर। अब सबका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका भी रेडियस कुछ होगा, इसका भी रेडियस कुछ होगा, और इसका भी रेडियस कुछ होगा। अरे भाई 12th का सिलेबस इतना इजी नहीं होता है ना। इसका रेडियस R है, इसका 2R है, और इसका रेडियस है 3R। तो कोई दिक्कत नहीं है तो R, 2R और 3R है। इस पर चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और इस पे चार्ज है Q3। अब बोला है कि देखिए तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये बराबर है। इसका हिंदी में बोलते हैं सतह आवेश घनत्व। इसको ना सिग्मा से दिखाते हैं, याद रखिएगा। और सिग्मा से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q/A होता है, याद रखिएगा, यानी चार्ज बटा एरिया होता है। 12th के बच्चे अगर ये सवाल नहीं बन रहा है तो एडवांस क्वेश्चन नीट एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, जेई मेंस वगैरह एग्जाम में दिक्कत होगा। देखिए करना कुछ नहीं आपको। अब जब इस गोले के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो तीनों के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, तो इसके लिए भी सिग्मा है और इसके लिए भी सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों का बराबर है, सतह आवेश घनत्व तीनों का बराबर है। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दिया मैंने, जेई मेंस में पूछा था इसलिए दे दिया मैंने ये क्वेश्चन को, कि देख लेते हैं भाई क्या तैयारी है आपका, ताकि चेक करना बहुत आवश्यक होता है। तीनों का सतह आवेश घनत्व बराबर है। अब चलिए इसके लिए निकालते हैं सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है फॉर्मूला। तो Q कितना, इस पर चार्ज है Q1, और गोले का क्षेत्रफल है, स्फेरिकल है, तो इसका एरिया होता है 4πr²। ध्यान से समझिएगा, इसका तो हो जाएगा 4πr²। तो यहां से Q1 का मान निकाल लीजिए आप, तो यहां से Q1 बराबर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ना सिग्मा इसमें, तो सिग्मा और हो जाएगा 4πr²। तो पहला के लिए मैंने चार्ज निकाल लिया, Q1 निकाल लिया। उसी प्रकार इसके लिए लगाइएगा फॉर्मूला भाई साहब, तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा बराबर, इस पर चार्ज है मान लीजिए Q2, हो जाएगा Q2, और इसका रेडियस है 2R, तो हो जाएगा 4π और R² माने 2R का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 चौका 16, आपका कितना हो जाएगा, वही होगा आपका Q/A होता है ना, तो 4πr² हो गया, तो 4R² हो जाएगा। मतलब यहां से हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q2 बटा ये हो जाएगा 16πr²। हो गया ना। अब यहां देखिएगा, इसमें आते हैं इस थर्ड वाले के लिए, तो यहां से Q2 निकालना होगा ना पहले, तो Q2 निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए सब लोग, Q2 कितना आ जाएगा यहां से, तो मेरे को Q2 मिल जाएगा यहाँ पे, समझिए सवाल को, समझिएगा नहीं तो नहीं बनेगा, सिग्मा से इसमें गुना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 16πr²। चलिए Q2 निकल गया। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, सिग्मा बराबर चार्ज है Q3 और एरिया हो जाएगा 4πr², तो 4π और R कितना है, तो 3R है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर Q3 बटा आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 चौका 36πr²। तो यहां से Q3 का मान निकालिए। तीनों का अनुपात पूछा है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तो हो जाएगा सिग्मा और 36πr²। अब तीनों का निकालना है रेशियो, तीनों का निकालना है अनुपात, आपको ये तीनों का निकाल देना है।
यही सवाल में पूछा आपसे कि भाई साहब आप बताइए Q1 Q2 और Q3 का अनुपात कितना होगा। तो सारे बच्चे देखिएगा, देख लीजिए अनुपात निकाल करके। ऐप पर भी क्लास चलेगा, ऐप पर भी चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ देखिए आपका क्लास जो चल रहा है यहीं पढ़िए, अभी यहीं पढ़िए, अभी ज्यादा जोश में मत आइए। लाइव क्लास तो चल ही रहा है, अगर यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं नहीं पढ़ पाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां भी यही चीज पढ़े आपको बताया जाएगा। हाँ, अनुपात कितना लोग निकाल लिया मुझे लग रहा है, देख लेते हैं ना अनुपात। तो मुझे निकालना है भाई साहब, एडवांस क्वेश्चन को देख के डरिए मत। Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, तो Q1 का मान कितना पहले देख लेते हैं हम लोग। ये है ना सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 क्या हो जाएगा आपका, Q2 कितना है ध्यान से देखिए सारे लोग, डरिएगा तो डरते रह जाइएगा। ये है ना सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। फिर Q3 का मान लेकर के आते हैं उधर से हम लोग, कितना है Q3, तो सिग्मा 36 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 36 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या कटेगा, जल्दी जल्दी काटिए। तो यहाँ कटेगा आपका सिग्मा कट गया, आर स्क्वायर कट गया और पाई कट गया, बच क्या गया, बचा 4:16:36। अब इसको काटिए तो 4 से तो सब कट जाएगा मुझे लग रहा है, 4 से सब कटेगा। ये 4 से एक बार में, ये 4 से कटेगा 4 बार में, ये 4 से कटेगा 9 बार में। आपका आ गया 1, 4 और 9 आ गया अनुपात। देखिए कौन ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। 1, 4, 9 एडवांस क्वेश्चन था तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि हमसे नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। आप तो पढ़े हुए हैं ना चैप्टर 1 भाई, और जो नहीं पढ़े हुए मुझे तो यही तो टेस्ट करना है ना, आपको यही तो टेस्ट करना है। वीडियो को लाइक करिए, खूब लाइक करिए। 1, 4, 9 का अनुपात आ गया। देखिए यही सवाल था आपका इधर, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। और क्लास 12 के बच्चे, ये क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा जान था और कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए, उसको उतार लीजिए सारे लोग। और मैंने साइड दे दिया आपको। और डरिएगा तो डरते रह जाइएगा भाई साहब, जब मैं हूं आपके साथ तो डरना नहीं, आपको डरना नहीं है, एकदम बिंदास पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं। उतारिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और एक बार जो है कि पॉज करके वीडियो को आप सवाल उतारिएगा, क्योंकि सवाल उतारने के लिए हम लोग रुक नहीं सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि रुकेंगे तो टाइम एक फालतू का वेस्ट हो जाएगा हम लोग का। तो देख लीजिएगा सवाल यहाँ पे है, देख करके उसको उतार लीजिएगा सारे लोग। यही क्वेश्चन है आपका। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है मेरा, देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ 11th 12th में क्या डिफरेंस है। 11th हार्ड है कि 12th हार्ड है, देखिए ध्यान से। 11th क्लास का फिजिक्स हार्ड है कि 12th क्लास का, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से आप। बहुत लोगों को लगता है ना सर 11th में मजा आ रहा था। भाई साहब पहली बात तो ये जानिए कि क्लास 11th कहिए चाहे 12th कहिए, दोनों के सिलेबस में ना कुछ डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं बताता हूं आज क्लियर कट, जो टीचर नहीं बताते ना ये बात, तो दिक्कत होता है आपको। इधर लिखता हूं क्लास 11th का फिजिक्स, 11th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी तो काम आएगा ना 12th में जाएंगे तो। और इधर लिखता हूं क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th। ये सब बात आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा ना, टीचर जल्दी बताएगा नहीं ये सारा चीज। देखिए होता क्या है ना कि क्लास 11th में होने वाली जितने भी मैक्सिमम घटनाएं हैं ना, उसको हम अपनी आंख से डायरेक्टली देख सकते हैं किसी भी चीज को, याद रखिएगा। 11th की बात करें तो जैसे कोई लिक्विड है, कोई तरल है, बह रहा है, तो उसको देख सकते हैं आप। इसी वस्तु पर बल लगा रहे, ढकेल रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो उसका विस्थापन हो गया, मैंने एक जगह से दूसरे जगह चला गया, उसको भी देख सकते हैं। कोई मोटरसाइकिल है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन क्लास 12th हार्ड क्यों होता है भाई, इसमें जितने चीजें हैं ना, उसमें से हम बहुत को यानी मैक्सिमम को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसको आपको महसूस करना होगा, यहाँ पे चीजों को फील करना होगा। बहुत सारा टीचर आपको बोलता है कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपके साथ छल कर रहा है, आपको अब तक महसूस हो गया होगा। जैसे यहाँ पे हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है क्लास 12th में, चार्ज को नहीं देख सकते, चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, उसको भी नहीं देख सकते। अरे भाई साहब, तो मैंने आपको क्या बोला कि देखिए बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है और भी बहुत सारा अंतर है, लेकिन मेन अंतर यही है कि हम लोग जो है 11th में जितना भी घटना था सबको आंख से देख पा रहे थे, यहाँ पे नहीं देख पा रहे थे।
और यहाँ पे महसूस करके पढ़ना है ना, फील करके पढ़ना, इसीलिए टॉप हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हार्ड हो जाता है फिजिक्स। लेकिन जब आप अनिल सर के साथ हैं, आप ईएससी के साथ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों को मार मार के जगाइए, पानी झोंक झोंक के जगाइए, फोन कर करके जगाइए, लिंक शेयर करिए कि अरे भैंसा अब सुतने का समय नहीं है, लाइव क्लास कर ले, क्योंकि अब जो है इतना लेट से कौन शुरू करने वाला है क्लास। ये तो एक तो ऑलरेडी आपका 6 महीना निकल चुका है, 6 महीने में ही आपको जो करना है, टॉप करना है, जो भी करना है। देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैथ का बहुत ज्यादा यूज तो यहां भी हुआ था ना, आपका मैथ का यूज यहां भी हुआ था, और क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा मैथ का यूज होने वाला है, याद रखिएगा। और कुछ मैथ्स का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी 9-10 वीडियो दिया है बेसिक में, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और यही बेसिक डिफरेंस है क्लास 11th और 12th के सिलेबस में, और यही कारण है कि 12th थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। मैं समझा दूंगा, आपको बहुत आसान लगेगा, सवाल भी बनने लगेगा, और जो है आपको डरने वाली, मतलब 11th में जितना भी घटना है फिजिक्स में, सबको ना मैक्सिमम को हम देख सकते हैं डायरेक्ट आंखों से, देख सकते हैं डायरेक्ट। मैक्सिमम को मैं बता रहा हूं, सबको नहीं, मैक्सिमम को। स्प्रिंग को खींच रहे हैं, घर्षण लग रहा है, कौन सा फर्श पे ज्यादा चिकना है, घर्षण लगेगा, रुखरा सर, ये सब चीजें वहां पे दिखती है ना, सारी चीजें। लेकिन क्लास 11th में ना देख नहीं सकते ना, महसूस करना है, फील करना है सारे टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, विद्युत क्षेत्र है, ले कहाँ है, दिख नहीं रहा है, दिखता ही नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया, और बहुत सारा चीज है। और साथ ही साथ जो है इस डिफरेंस को आप ध्यान से देखिएगा, जो टीचर आपको नहीं बताया होगा, और बताएगा भी नहीं, क्योंकि बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि हमने जैसा रटाया है हर साल मैं रटाऊंगा। लेकिन हम लोग का फंडा अलग है, रटना नहीं है, रटाना नहीं है, पढ़ने का तरीका अलग होगा सबका। पूरे इंडिया के टीचर यही ना पागल कर करके रखते हैं बच्चों को, रटा रटा करके। नहीं नहीं, जो हकीकत है उसको देख लेंगे हम लोग। क्लास 12th के फिजिक्स में कुछ दिखने वाला नहीं है, 2 चार्ज है, उसके बीच बल लगता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर, दिखिए नहीं रहा है, चार्ज कहाँ है, बल कहाँ, कुछ नहीं है भाई। चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन गया, दिखिए नहीं रहा है। तार में करंट फ्लो हो रहा है, दिखिए नहीं रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कुछ दिखेगा नहीं वहां पे। सारे चीज को महसूस करना है, सारे चीज को फील करना है भाई, डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। फिजिक्स क्लास 12th का हो, 11th का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम गजरा बना देंगे सारे सिलेबस को हम लोग। चलिए इसको देख लिए ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं भाई साहब। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि सर देखिए ना, मेरा मैथ तो कमजोर है सर, क्या मैं बिना मैथ का फिजिक्स पढ़ सकता हूं क्या, मतलब फिजिक्स विदाउट मैथ। ये बड़ा दर्दनाक समस्या है सारे विद्यार्थियों का। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो कमेंट में यस लिखिए सारे लोग। मैथ में डर लगता है तो कमेंट में यस लिखिए जल्दी जल्दी। 11th का क्लास कल होगा, 11th का क्लास आपका कल होगा, डरिए मत। अब सवाल है, देखिए मैथ से डर लगता है, अगर मैथ से डर लगता है 11th 12th दोनों के बच्चे, तो कमेंट में यस लिखिए, यस लिखिए, क्योंकि इसके बिना ना, अगर कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि देख मैं तेरे को बिना मैथ का फिजिक्स पढ़ा देगा, 11th का भी 12th का, वो आपके साथ झोल कर रहा है, टीचर आपके साथ झोल कर रहा है भाई, टीचर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ये संभव नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको आज लाइव क्लास में बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई टीचर है तो उसको ले जाकर के ये वीडियो दिखाइए मेरे को, मेरा वाला। प्रिया गुप्ता, नो आई लाइक मैथ। चलिए मैथ से प्यार है ना, तो मैथ से प्यार है तो फिर टॉप करने के लिए तैयार हो जाइए। जिसको मतलब मैथ से प्यार है ना, तो टॉप करने का चांस उसका ज्यादा होता है ना हर एक एग्जाम में, याद रखिएगा, क्योंकि सारा चीज थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए इसका आंसर है कि फिजिक्स विदाउट मैथ जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसका औजार है, टूल्स है, तो बिना मैथमेटिक्स का नहीं होगा भाई। बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगता है, तो वीडियो लाइक करना बनता है, शेयर करना आपका काम बनता है। तो इसका एक लाइन का मैं आंसर देता हूं कि अगर बिना मैथ का कोई मास्टर अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो सीधे जाके पहले उस पर केस करिए कि सर इस शिक्षक ने मेरे साथ अन्याय किया है, इस शिक्षक ने मुझे बिना मैथ पढ़ाए फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया। सीधे जाके FIR दर्ज करा सकते हैं आप। थोड़ा मजाकिया बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि बिना मैथ का फिजिक्स केमिस्ट्री कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की सच्चाई को बताने वाला एक विषय है मैथ भाई साहब। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन मैथ का बड़ाई, मैथ का प्रशंसा क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि मैथ का क्या योगदान है फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने में। और यही कारण है कि 10 गो वीडियो मैंने आपको, 10 लाइव क्लास मैंने कराया केवल बेसिक मैथ का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आगे आपको दिक्कत करेगा ये चीज। तो इसका एक लाइन का आंसर है कि भाई साहब बिना मैथ का फिजिक्स आप नहीं समझ सकते अच्छे से, और कभी जीवन में नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री में नहीं समझ सकते। आपका हालत इसी लड़की के जैसा हो जाएगा फिर,
तो इससे बचने का प्रयास करिए आप, बहुत दिक्कत होगा और एग्जाम के समय कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करते हुए देखिए आगे, चलिए आगे। सीधे मैं बोल रहा हूँ ना, लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है भाई। कोई टीचर अगर बोल रहा है ना, धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ। अनिल देव सर लाइव क्लास में आज आपको बता रहे हैं, मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे टीचर अभी फ्रॉड करने पे लगे हुए हैं। और मुझे गुस्सा तो अभी इंडिया के बहुत सारे टीचर पीस लिया रहा है ना, कि क्यों ना पढ़ाई लिखाई को ना रील्स कल्चर बना दिया है। गढ़वा पलामू से लेकर के इंडिया के बहुत सारे टीचर, भाई साहब पढ़ाई को पढ़ाई रहने दो ना, रील्स कल्चर बना रहे हो। बच्चों को भी, खुद तो रील्स बना रहे हो, बच्चों को भी रील्स बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। भाई रील्स बनाते रहो, रील्स बनाते रहो, दिखावा करते रहो, झोल झाल करते रहो। भाई साहब पढ़ाई लिखाई ना, रील्स बनाने का जो सिस्टम है बच्चा लोग खुद सीख लेगा। बहुत सारे टीचर को देखिएगा पढ़ाने से ज्यादा रील्स बनाने पे ध्यान दे रहा है। बच्चे लोग को भी रील्स बनवा रहा है, लाइक करवा रहा है, शेयर करवा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, इधर उधर उधर। भाई कुछ नहीं है ये सब, कुछ काम नहीं आने वाला है। झोलझाल टीचर अगर आपको रील्स बनाने पे अगर बोल रहा है कि रील्स बनाओ, दिखावा करो, ये वो करो, कुछ कोचिंग वाले भी बहुत सारा दिखावा करते हैं, तो इन सारी चीजों से बच करके रहिए। तो ये सारा कहानी है भाई साहब। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब कि इसका आंसर मिल गया कि बिना मैथ का फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा। तो अनिल सर ने आपको ना क्लास 11th फिजिक्स का जो अभी मैथ मिलेगा कहाँ, क्लास 11th फिजिक्स प्ले लिस्ट में जाइए। क्लास 11th फिजिक्स जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके, और मैंने वहां पे अभी 9 यानी टोटल 10 लेक्चर आपको मिलेगा वहां पे मैथ का, और सारे लेक्चर को कंप्लीट करिए धीरे 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 धीरे। और इसके बाद आप मेरे से बात करिए कि सर अब मुझे आराम लगने लगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, डर नहीं लगता मुझे। ये सारी कहानी होती है। तो चलिए ये हुआ बात, आपका एक डाउट क्लियर मैंने कर दिया कि कहाँ में इसका सॉल्यूशन भी है। समस्या है तो मेरे पास उसका समाधान भी है। भाई मेहनत करते हैं हम लोग ना, मेहनत करते हैं, भागते नहीं है किसी चीज से हम लोग। तो देख लीजिए क्लास 11th फिजिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है आपके यूट्यूब चैनल पे, उसमें 10 वीडियो टोटल मिलेगा। 10 वीडियो को कंप्लीट करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आता है बारी सिलेबस का। भाई साहब आपका सिलेबस शुरू हो गया क्लास 12th के बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे, यहां से आपका सिलेबस शुरू है। और देखिए सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हिंदी में बोले तो इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युत की। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। स्थिर वैद्युत की नाम है, पहला इकाई है हमारा, यानी कि सिलेबस आज ही शुरू हो गया आपका। चलिए तो सारे लोग जो है कॉपी कलम लेकर के और तैयार हो जाइए, क्योंकि सिलेबस आपका शुरू हो गया है। सिलेबस आपका शुरू हो गया है, सिलेबस जो है आपका शुरू हो गया है। तो देख लीजिएगा। और ब्लर हो गया, इसका समाधान करते हैं अभी हम लोग। ब्लर वाला का समाधान कर देते हैं, डरिए मत। चलिए तो हम लोग अपना कहानी फिर से शुरू करते हैं। चलिए सिलेबस आपका शुरू हो गया। क्लास 12th के बच्चे, क्लास 12th के स्टूडेंट, आप लोग सारे लोग तैयार हो जाइए सिलेबस पढ़ने के लिए। अगर डर लगता है तो आप फिजिक्स का डर आपको दूर करने के लिए आपका ESC आपके साथ आ गया है, आपका अनिल देव सर आपके साथ आ गए हैं। तो देखिए जल्दी से सारे लोग उसको नोट करिए। चलिए यहां पे देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम है आपके पहले यूनिट का। सारे लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के। फिर से जो पढ़ चुके हैं समझ में नहीं आया, आज फिजिक्स के नाम से डर लग रहा है, मैं पढ़ाता हूं, देखता हूं फिजिक्स कैसे हार्ड लगता है आपको, कैसे टफ लगता है। मैं बता रहा हूं फिजिक्स आपको। कहां पढ़े हैं, इंडिया के किस टीचर से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार बस आपको ESC का वीडियो देख लेना है, दुनियादारी का टेंशन खत्म। देखिए सारे लोग, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, स्थिर वैद्युत की क्या परिभाषा समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। मेन जो यहाँ का नेता है, लीडर है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज है भाई साहब। एट रेस्ट मतलब कि कोई चार्ज है और वो चार्ज रहेगा रेस्ट में, और हम लोग को इसी के बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ाई करना है। चार्ज एट रेस्ट, एक शब्द तो इसमें आपको ध्यान देना है। मतलब कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट चार्ज। हिंदी में देखिए, हिंदी वाले बच्चे डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के
बहुत सारे गुणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, स्थिर वैद्युत की, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कि कोई आवेश है और आवेश गति नहीं कर रहा है भाई, आवेश आपका रुका हुआ है, आवेश आपका एकदम रुका हुआ रहेगा, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं और इसके बहुत सारे गुणों के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, फिजिक्स में अगर आपको अच्छे से क्लास 12 का फिजिक्स अगर आपको समझना है तो आपको पहले चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में अच्छे से जानना होगा। और पूरे यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सबसे बेस्ट वीडियो आपको मिलेगा ईएससी चैनल पे, आपको आइंस्टीन स्टडी सर्कल के चैनल पे, याद रख लीजिएगा सारे लोग। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और मैंने आपको बोल दिया है ना, यहाँ पे आज का क्लास जो है आपका बस इंट्रोडक्शन दे करके मैं आपको फिनिश कर रहा हूं, तो ऐसा मत समझिए कि क्लास जो है आपका हल्के में ले लिए, क्योंकि लेक्चर 1 से ही, आज से ही आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, वास्तव में आपको क्लास 12 के एग्जाम देना है, तो आज से ही सीरियस होने की आवश्यकता है। तो मैंने चैप्टर का मीनिंग समझा दिया आपको, चैप्टर का मतलब, चैप्टर का अर्थ आपको समझा दिया भाई साहब। आपको सप्ताह में 3 दिन ही क्लास मिल रहा है भाई, लाइव क्लास, और इसको भी गंवा दीजिएगा, ऐसे ही जाने दीजिएगा क्या? एक बार आपने पढ़ा, खुद को बर्बाद कर लिया, दोबारा बर्बाद मत करिए ना आप लोग। वीडियो को लाइक करके चुपचाप देखिए बैठ करके। डाटा, और देखिए गेहूं का आटा और मोबाइल का डाटा, इसका यूज सोच समझ के करिए, ऐसे बर्बाद करिएगा तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो सीधा सीधी जानिए, स्थिर वैद्युत की किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम रुके हुए आवेश या रेस्ट चार्ज या स्टैटिक चार्ज तथा इसके बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप जल्दी से डिफिनेशन लिखिएगा, जल्दी से। अशोक, जय श्री राम, जय श्री राम अशोक। चलिए तो देखिए ध्यान से, सारे लोग ध्यान से देख लीजिए। मोबाइल का डाटा और गेहूं का आटा, इसको अगर अभी बर्बाद करिएगा तो आगे जो है आप बर्बाद हो जाइएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, डिफिनेशन आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। आज तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, आपका परिचय ही चलेगा, तो ध्यान से ये देख सकते हैं आप क्या है क्या नहीं है। तो ये हुआ कहानी परिभाषा का, ये हुआ कहानी डिफिनेशन का। चलिए, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि सर अगर कोई प्लस चार्ज है, एक और प्लस चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, जल्दी बताइए कमेंट में कि प्लस और प्लस दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, तो बताइए दोनों में आकर्षण होगा कि दोनों में विकर्षण होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि दोनों प्लस प्लस में आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? माने दोनों चार्ज सटना चाहेगा कि हटना चाहेगा? जल्दी से बताइए, दोनों में आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? जल्दी बताइए। चंदन का विकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रिया आपका भी सही है, प्रतिकर्षण। जितेंद्र का भी आंसर सही है, विकर्षण। बहुत बढ़िया। रिपल्सन, विकर्षण, अच्छी बात है। तो देखिए अभी आपको मैंने परिभाषा बताया, जो सारे टीचर पूरा दुनिया बताता है कि भाई साहब हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहां सवाल उठाना चाहिए था, कि सर जब यहाँ पे दोनों के बीच विकर्षण होगा ना, तो दोनों तो गति कर जाएंगे। दोनों के बीच अगर बल लग रहा है, आपको मालूम है कि अगर कहीं बल लगता है तो उसमें त्वरण आ जाता है। ध्यान से आपको देखिएगा, पूरा इंडिया का टीचर यही परिभाषा रटा करके छोड़ देता है बच्चों को। विकर्षण वालों का सही है। अरे भाई जब गति होगा ना, बल लग रहा है, विकर्षण होगा, ठीक है, विकर्षण मैंने मान लिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपल्सन, ये मान लिया मैंने। लेकिन जब विकर्षण होगा तो चार्ज तो गति में आ जाएगा, चार्ज तो मोशन में आ जाएगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन को दूर करिए, सबसे पहली बात एक कंफ्यूजन को दूर करिए। परिभाषा में पूरे इंडिया के बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग तो रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो चार्ज गति कर जाएगा दोनों में जब बल लगेगा तो, क्योंकि अगर नेट बल लगेगा तो उसमें त्वरण आ जाएगा, त्वरण आएगा तो गति करने लगेगा। बोले कि ले तो परिभाषा मेरा गलत हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा सुधार करिए। बाकी टीचर आपको क्या पढ़ाया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं परिभाषा में थोड़ा सा सुधार करवाऊंगा इसका, स्थिर वैद्युतिकी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये तो लिखिएगा ही। आपके मन में भी सवाल आना चाहिए कि ना सर यहाँ तो चार्ज गति कर जाएगा, जब उसके बीच आकर्षण विकर्षण होगा तो गति कर जाएगा। तो चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखिए बच्चा कितना टेंशन में आकर के देख रहा है कि भाई साहब आखिर जो चार्ज है, आखिर जो आवेश है पूरी तरह से स्थिर कैसे रह सकता है? बताइए, हाउ चार्ज कैन बी एट कंप्लीट रेस्ट? कोई चार्ज पूरी तरह से स्थिर कैसे रह सकता है? आप बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए सारे लोग, कोई कमेंट करके बताइए। और मैंने पहले भी आपको यह चीज पढ़ा दिया है,
और आज जो है वीडियो यही लास्ट करेंगे हम लोग। ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये इस डाउट को क्लियर करिए कि एक आवेश पूरी तरह से स्थिर कैसे रह सकता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज है यानी कि कोई आवेश है, और अगर वह आवेश या चार्ज जो है हल्का फुल्का अगर गति करे, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का गति करे, बहुत हल्का गति करे, याद रखिएगा। तो कितना हल्का? तो इतना हल्का गति करे कि उसके आसपास केवल विद्युत क्षेत्र पैदा हो, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा ले उसके अगल बगल, लेकिन यानी बट मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं लेना चाहिए, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर पैदा ले लिया, अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर पैदा ले लिया, और ऐसा कब होता है? तो जब चार्ज बहुत तेजी से गति करता है तब चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेता है, याद रखिएगा। तो अगर चार्ज हल्का फुल्का अगर गति करे तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे मतलब इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, और उसका जो है कि आपको पढ़ाई कर लेना है। अगर हल्का फुल्का जो है अगर गति करे, अगर हल्का फुल्का अगर गति करता है, ब्लर का समस्या मैं सोल्व करता हूं, तो हल्का फुल्का गति को आपको मान करके नहीं चलना है। चार्ज अगर हल्का फुल्का हिलेगा तो उससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा होना चाहिए, केवल विद्युत क्षेत्र ही पैदा होना चाहिए। अगर चार्ज ज्यादा गति कर गया, ज्यादा इधर उधर कर गया, तो पैदा ले लेगा मैग्नेटिक फील्ड, और आप फिर स्थिर वैद्युत में नहीं रहिएगा, चल जाइएगा किसी और चैप्टर में। याद रखिएगा, चार्ज को ज्यादा नहीं हिलने देना है। बहुत हल्का फुल्का हिले तो उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो आपको बताना होगा, कोई टीचर आपसे कोई पागल करने के लिए पूछेगा कि भाई अगर फोर्स लगेगा चार्ज के बीच तो चार्ज तो गति कर जाएगा, तो आप बताइए कि हल्का फुल्का गति करे तो उतना लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं, उतना मान करके नहीं चलते हैं। और इस प्रकार जो है आपका आज का लेक्चर हो गया फिनिश। आज हमने क्या जाना? तो केवल स्थिर वैद्युत का डिफिनेशन जाना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जाना कि क्या सच में हम केवल उसमें पूरी तरह से रेस्ट या पूरी तरह से रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आवेश गति कर सकता है। तो सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइएगा, और आपका भी बायोलॉजी क्लास भी चलेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, और पानी वगैरह पी लीजिए जा करके। तो मतलब कि हेडिंग अगर कोई पूछा कि एक आवेश पूरी तरह से स्थिर कैसे रह सकता है, तो बोले कि भाई साहब देखिए, आवेश हल्का फुल्का गति करे तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन ज्यादा गति नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा गति कर दिया चार्ज, तब तो फिर भैया चार्ज के अगल बगल विद्युत क्षेत्र तो पैदा लेता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा ले लेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा ले लेगा, जो कि इस चैप्टर में तो पढ़ना नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता नहीं है। तो इसीलिए चार्ज अगर हल्का फुल्का गति करे, और कितना हल्का, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हल्का फुल्का जो गति करता है चार्ज, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम लोग न के बराबर मान सकते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गति नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का चलेगा। तो ये हुआ स्थिर वैद्युतिकी का पूरा परिभाषा, कंप्लीट परिभाषा। आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस कोचिंग से, किस स्कूल से हैं, दुनियादारी कुछ नहीं। बस आप एक बार ESC का आइंस्टीन स्टडी सर्कल का अनिल सर के द्वारा पूरा लेक्चर कंप्लीट करिए, और इसके बाद आपको फिजिक्स ऑटोमेटिक आसान लगने लगे। तो चलिए तो अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।